गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हिस्ट्री क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो 1946 में आता है और उस टाइम पे जो ब्रिटेन है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्लेमेंट एटली होते हैं। ठीक है, वो अनाउंस करते हैं फरवरी 1946 को कि हम क्या करेंगे, हम एक कमेटी बनाएंगे, हमें क्या बनाएंगे, एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे। ठीक है, जिसका इन्होंने कैबिनेट मिशन नाम रखा। ठीक है, उसके अंदर 3 बंदे थे। पैट्रिक लॉरेंस थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रेड थे, और एवी अलेक्जेंडर थे जो हमारे लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी थे। ठीक है, तो इन 3 बंदों की इन्होंने कमेटी बनाई जिसका नाम कैबिनेट मिशन रखा। ओके, सो ये इन्होंने कमेटी इसलिए बनाई कि हमने इस टाइम पर क्या हो गया था, 1946 की बात है, तो इन्होंने कहा कि हमने पावर्स जो है वो इंडिया को ट्रांसफ़र करनी है, तो एक पीसफुल तरीका निकाला जाए जिससे हम इंडिया को पावर ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है जी, उस टाइम पे ब्रिटिश जो है वो चाहते थे कि एक यूनाइटेड और फ्रेंडली इंडिया बने, और उन्होंने फुल फ्लैश पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन प्लान के पहले की बात की जा रही है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जो कांग्रेस है वो डिमांड करती है कि एक सेंटर होना चाहिए। ठीक है, और जो मिनॉरिटीज़ की मांगे हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे जब हमारी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाती है। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी जिसके बेस पर हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है कि इस मैटर के ऊपर कांग्रेस के और जो मुस्लिम लीग है उनकी जो डिमांड थी वो अलग अलग थी। कांग्रेस चाहती थी कि हमारी अलग अलग से ग्रुपिंग तभी होनी चाहिए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाए, लेकिन जिन्ना चाहते थे उनको अभी वो फेवर थे किसमें, कंपल्सरी ग्रुपिंग के। ठीक है, अलग अलग डिमांड थी। ठीक है, अब हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ, जिन्ना ने क्या किया, जब जिन्ना को पता लगा, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शंस हुए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन्होंने बनानी थी। ठीक है, वो हमारी 1946 के अंदर बनी हुई है, नवंबर के अंदर। तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो उसके इलेक्शंस में जो कांग्रेस है उन्होंने 209 सीट जीती 273 सीट्स में से। तो इससे हुआ क्या कि जिन्ना जो थे उनको क्या हुआ, एक तरह की इनसिक्योरिटी होगी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है इसमें मैक्सिमम जो है वो कौन है, वो मतलब हिंदूज़ हैं एंड ऑल, और कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम लीग इन्होंने सोचा कि वो पीछे रह जाएगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 29 जुलाई 1946 को इन्होंने क्या किया कि अपना जो एक्सेप्टेंस थी इस प्लान के लिए वो उन्होंने वापस ले ली। ठीक है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उन्होंने कहा नहीं हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने अलग से 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो इन्होंने अनाउंस कर दिया। अब डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, डायरेक्ट एक्शन डे में था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा किडनैपिंग हुई, लूटिंग्स हुई, रेप्स हुए, बहुत गलत गलत हुआ, मतलब आपस में ही लोग लड़ने लगे। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो अनाउंस किया गया था जिन्ना के द्वारा। ठीक है, ओके, 16 अगस्त 1946 को याद रखना डायरेक्शन डे मनाया जाता है हमारे यहाँ पर। कहाँ कहाँ पे हुआ, कलकत्ता, नोखाली और गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ पर इन 3 जगह पे जो है ये डायरेक्ट एक्शन डे जो है मनाया गया। डायरेक्ट एक्शन डे जो है ये इसको डिक्लेयर किया गया 16 अगस्त 1946 को बाय जिन्ना। ओके, और पाकिस्तान डे जो है वो 27 मार्च 1947 को इन्होंने पाकिस्तान डे जो है वो मनाया। अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था लेकिन इन्होंने पहले ही पाकिस्तान डे मना लिया था। ठीक है, क्योंकि जिन्ना जो थे वो ड्यूअल नेशन पे ही बिलीव करते थे, उनको यही चाहिए था कि उनकी ये डिमांड थी कि जो हमारे वो कहते थे कि ये जो मुस्लिम्स हैं ये हमारे मिनॉरिटीज़ नहीं हैं, ये एक अलग नेशन है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट जो है जिन्ना ने ही दी है। ओके, आफ्टर दैट क्या होता है कि इंटीरियम गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, ओके, सो इंटीरियम गवर्नमेंट बनती है 1946 में, देश आज़ाद होने से पहले एक गवर्नमेंट बनती है, उसको हेड करते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और वो 2 सितंबर 1946 को शपथ लेते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग जो है इसको इनिशियली रिफ्यूज़ कर देती है। ठीक है, लेकिन जो वेवल होते हैं हमारे उस टाइम पे, जो हमारे वाइसरॉय होते हैं वो लॉर्ड वेवल होते हैं, वो परसुएट करते हैं लीग को कि आप इसको ज्वाइन करो, और वो अक्टूबर 1946 में जाकर के इसको ज्वाइन कर देती है। ठीक है, और इसी इंटीरियम गवर्नमेंट में जो लियाकत अली खान थे मुस्लिम लीग के, वो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बन जाती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी नवंबर 1946 के अंदर बनती है, और उसका पहला सेशन होता है, जो पहली उसकी मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 के अंदर इसकी पहली मीटिंग होती है। उस टाइम पे जो टेम्पररी इसके प्रेसिडेंट बनते हैं वो होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, आफ्टर दैट उसके थोड़े दिन बाद यानी कि 12 दिसंबर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनके एक परमानेंट हेड या प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बन जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट, लेकिन लीग जो है वो इसको अटेंड नहीं करती, यानी कि मुस्लिम लीग इसको अटेंड नहीं करती। ओके, आफ्टर दैट मैंने ओके चलो आगे देखेंगे पहले चलो, अगर हम बात करते हैं एटली स्टेटमेंट की। अब एटली जो है वो कौन होते हैं, एटली उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं कहाँ के, इंग्लैंड के। ओके, सो एटली जो है वो क्या कहते हैं, एक डेडलाइन देते हैं 30 जून 1948 को, वो फिक्स करते हैं कि हम इस दिन को हम पावर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे।
ठीक है। लेकिन इंडियंस जो थे वो चाहते थे कि ये जो पावर है ये पहले ट्रांसफ़र हो जाए, तो हमें पता ही है कि हम जल्दी चाहते थे कि इंडिपेंडेंस मिले। और उसी टाइम पर क्या होता है कि जो माउंट बैटन होते हैं वो हमारे वाइसराय बन जाते हैं, और वेवल जो हैं उनको रिप्लेस करके माउंट बैटन जो है वो वाइसराय बन जाते हैं। अब माउंट बैटन के बारे में आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये हमारे लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, लास्ट वाइसराय ऑफ द इंडिया, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है। तो लास्ट वाइसराय हमारे माउंट बैटन थे, ठीक है जी, लॉर्ड माउंट बैटन। और दूसरा ये है हमारे, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे हमारे फ्री इंडिया के, ठीक है। फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल हमारे माउंट बैटन थे। और पहले मैंने आपको बताया था कि जब माउंट बैटन चले गए, मतलब कि पहले इंडियन जो हमारे गवर्नर जनरल बने थे वो सी राजागोपालाचारी थे, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। चलो आगे। अब देखो, अब इन्होंने ये कहा कि जो इनकी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अगर फुली रिप्रेजेंट नहीं होती उसी वक्त तभी हम सोचेंगे कि यहाँ पर एक मोर देन वन सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। पार्टीशन जो है कंट्री की वो इस पर डिपेंड करेगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो फुली रिप्रेजेंट कर पाती है या नहीं कर पाती, ठीक है। ओके, क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिशर्स भी ये नहीं चाहते थे कि हम बंटवारा करके जाएं, हम पार्टीशन करके जाएं। वो यही सोचते थे कि हम क्या करें, यूनिफाइड और फ्रेंडली इंडिया जो है उसको छोड़ के जाएं, ठीक है। और ये जो डिमांड जो है ये पाकिस्तान की बाद में उठी है, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर आता है हमारा माउंट बैटन प्लान। अब माउंट बैटन जो थे, लॉर्ड माउंट बैटन, उन्होंने माउंट बैटन प्लान दिया और इसी को हम 3 जून प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। 3 जून को उनका प्लान आया था। ये वाइसरॉय थे और ये बहुत ज़्यादा डिसिसिव और क्विक थे डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। तो इनको ये था कि इन्होंने अक्टूबर 1947 से पहले जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को एडवाइस करना था कि हम पावर जो है ट्रांसफ़र करनी है, किस तरीके से करनी है, ये सब कुछ इनको अपनी रिपोर्ट देनी थी वहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने लाया 3 जून प्लान। 3 जून प्लान में इन्होंने क्या कहा कि अगर पार्टीशन होती है तो यहाँ पर 2 डोमिनियंस बनेगी, 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बनेगी, ठीक है, 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बनेगी। और इन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त 1947 को जो है 15 अगस्त 1947 को जो है हम जो है पावर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, हम किसको, पावर ट्रांसफ़र कर देंगे इंडिया को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और उन्होंने कहा जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस हैं वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे वो पाकिस्तान के फेवर में है या नहीं है, वहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाएगा, ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट्स होंगी उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो चाहे तो किसी भी डोमिनियन में रह सकते हैं, यानी कि चाहे तो वो इंडिया को ज्वाइन करे, चाहे वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, और चाहे वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंसली स्टेट्स के लिए बोला गया, ठीक है। ओके, और एक बाउंड्री कमीशन जो है वो यहाँ पर सेटअप करी गई, ठीक है। इतना समझ आया, ओके। उसके बाद क्या होता है, ओके। माउंट बैटन फार्मूला जो था इसने इंडिया को डिवाइड किया, लेकिन मैक्सिमम यूनिटी जो है इसने बनाई रखी, ठीक है। माउंट बैटन का जो प्लान था, ओके। पंजाब और बंगाल असेंबलीज जो है ये 2 ग्रुप्स में मिले, ठीक है। हिंदूज और मुस्लिम जो है इन्होंने वोट किया पार्टीशन के लिए कि जगह पंजाब भी जो है वो हमारा पाकिस्तान से लगता था, उस टाइम पर बंगाल भी लगता था, ठीक है। ओके, क्योंकि हमारा ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल अलग अलग हुआ ना, तो उस टाइम पर ये बंगाल भी लगता था, ठीक है। और जो पंजाब और बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो पार्टीशन के फेवर में थी, ठीक है। वो पार्टीशन के फेवर में थी, पंजाब और बंगाल की प्रेसिडेंसी, ठीक है। और इसी तरह से हमारा क्या हुआ, ईस्ट बंगाल बन गया और वेस्ट पंजाब जो है वो उन्होंने ज्वाइन कर दिया पाकिस्तान को, ठीक है। हमें पता ही है, देखो अगर हम यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया को मैप बनाना नहीं आएगा वैसे। अच्छा, यहाँ पर हमारा पंजाब है, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पंजाब है। अब पंजाब जो है वो यहाँ पाकिस्तान के साथ लगता है ना, तो यहाँ पर हमारा पंजाब जो है वो भी हमारा डिवाइड हो गया। यहाँ पर हमारा वेस्ट पंजाब बन गया, ठीक है। वेस्ट पंजाब जो है उसने ज्वाइन कर दिया पाकिस्तान को, और ईस्ट पंजाब जो है वो पार्ट बन गया हमारे इंडिया का। उसी तरह से यहाँ पर वेस्ट बंगाल था, ठीक है। इस टाइम पे वेस्ट बंगाल जो है हमारा, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल था, और यहाँ पर ईस्ट बंगाल जो है ये दोनों भी अलग अलग हो गए, ठीक है, ओके। अच्छा, और एक जगह थी, एक डिस्ट्रिक्ट थी हमारी जिसका नाम था सिलहट, ठीक है। सिलहट डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया, और वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो जा करके ईस्ट बंगाल के अंदर, वो ईस्ट बंगाल का पार्ट बन गई, ठीक है। वहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया, और वहाँ के जो लोग, रेफरेंडम का मतलब यही है कि लोगों से पूछेंगे कि आप किसके फेवर में हो। तो अगर वो फेवर में है किसी, मतलब जैसे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की, वहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया होगा। जो एक डिस्ट्रिक्ट थी सिलहट वो उनके फेवर में थी, इसलिए वो वहाँ पर चलेगी, ठीक है। अब आता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या होता है, 18 जुलाई 1947 को ये वहाँ पे टेबल हो जाता है, हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट होता है वहाँ पे टेबल हो जाता है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसको माउंट बैटन के प्लान को रेटिफाई कर लेती है, ठीक है, एज पर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर क्या हुआ कि 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस हमारे बन गए, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है जी, ठीक है। याद रखना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये बोला गया था।
हर एक डोमेन के पास का जो है अपना अपना गवर्नर जनरल होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। हमारा यहाँ पर माउंटबेटन ही था कि हमने उनको ही बोला, और वहाँ पे जो थे वो जिन्ना थे, ठीक है, ठीक है। और ब्रिटिश सॉवरेनिटी जो है वो यहाँ पर अबॉलिश हो जाती है। अब सॉवरेनिटी आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी में भी हम पढ़ेंगे। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि अगर हमारे, जैसे हमारी कंट्री जो है वो सॉवरेन है, मतलब हमारे जो इंटरनल मैटर्स होंगे हमारे इंडिया के, उसके अंदर कोई और कंट्री जो है वो उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है, सॉवरेनिटी। बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की, ठीक है। अगर हम इंडियन इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो 15 अगस्त 1947 को जो है वो हमारा देश आज़ाद हो जाता है, ठीक है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। और माउंटबेटन को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे गवर्नर जनरल बने रहो, ठीक है, जब तक हमारा यहाँ पर अब जब तक हमारा अपना गवर्नर जनरल नहीं बन जाता तब तक हम माउंटबेटन को ही बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले गवर्नर जनरल जो थे हमारे माउंटबेटन ही थे। और जिन्ना जो है वो गवर्नर जनरल बन जाते हैं कहाँ के, पाकिस्तान के, ठीक है। असेंबली और काउंसिल जो है स्टेट्स की वो डिसॉल्व होगी, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे अब देखो यहाँ पर कि हमारा जो देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारे पास अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इसीलिए हमने उस ट्रांजिशनल पीरियड के लिए, जब हमारा देश आज़ाद होता है, यानी कि 1947, 15 अगस्त 1947 से लेकर के जब तक कि हमारे देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो जाता, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक के बीच में जो है, उस टाइम पर हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे। तो उस टाइम पर जो है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे थे, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग चलते थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग। तभी तभी कहते हैं ना कि हमारा मैक्सिमम, एक सेकेंड, अच्छा, हाँ पूछे थे हम। अच्छा, तभी हम कहते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही ली है, और उस टाइम पर भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही चल रहा था, ठीक है। अब देखो, अब हमने इंटीग्रेशन कैसे करी स्टेट्स की। अब अलग अलग स्टेट्स ही, ठीक है, उनको हमने कैसे इनकॉर्पोरेट किया हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है। देखो, वल्लभ भाई पटेल जो है इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे यहाँ पर जो बाकी स्टेट्स थी उनको इनकॉर्पोरेट करने में, ठीक है, उनकी इंटीग्रेशन करने में इंडिया के अंदर, ठीक है, एक्सेप्ट कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ठीक है। बाकी सारी जो स्टेट्स थी जहाँ पे प्रिंसेस का रूल था, प्रिंस का रूल था, वहाँ पे इन्होंने क्या, जो प्रिंसेस स्टेट्स थी, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन करवाया, ठीक है। अक्टूबर 1947 को जो है, अब देखो यहाँ पर कश्मीर में, हैदराबाद में, जूनागढ़ में क्या हुआ। सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। तो कश्मीर में क्या, कश्मीर उस टाइम पे महाराजा हरि सिंह का जो है यहाँ पर रूल चल रहा था, ठीक है। अब महाराजा हरि सिंह ने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि हम अभी हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अक्टूबर 1947 के अंदर यहाँ पर कश्मीर ट्रूप्स जो होते हैं वहाँ पे, पठान जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया। तो इसी बीच जो हमारे महाराजा हरि सिंह जो है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन कर देते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो इस तरह से हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो पार्ट बन जाता है हमारे इंडिया का, ठीक है जी। अब आगे, ओके, सो वहाँ पर हमने देख लिया कि वहाँ पर क्या हुआ, हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करवाया हरि सिंह से कश्मीर के अंदर, ठीक है। अब जूनागढ़ के अंदर क्या होता है, जूनागढ़ के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर भी इसको भी हम इंडियन यूनियन टेरिटरी में कैसे, वहाँ पे रेफरेंडम जो है वहाँ पर होता है, उस तरह से हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर ये बन जाता पार्ट, ठीक है। लेकिन इसका जो नवाब होता है वो पाकिस्तान चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो सारे के सारे हिंदू थे, लेकिन जो नवाब था वो मुस्लिम था, इसलिए नवाब जो है वो पाकिस्तान चले जाते हैं, और जो जूनागढ़ है वो पार्ट बन जाता है हमारे इंडिया का, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कहाँ की, हैदराबाद की, तो हैदराबाद के अंदर क्या, देखो हैदराबाद जो है वो सेंटर ऑफ इंडिया है, ठीक है, इंडिया का सेंटर में पार्ट है हैदराबाद, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी की पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है, जैसे पूरी इंडिया है, पूरी एक पार्ट जो है वो पाकिस्तान का हो, ये सही बात नहीं है। इसलिए जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम किया है हैदराबाद को पार्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर इंटरनल एनार्की की वजह से, ठीक है, मिलिट्री एक्शन की वजह से ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हैदराबाद जो है वो पार्ट कैसे बनता है, तो ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है, और निज़ाम जो है हैदराबाद का वो उसको फोर्सफुली वो जो है इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। अब देखो, फ्रेंच कॉलोनीज़ की बात की जाए तो पौंडीचेरी, चंद्रनगर, ठीक है, माहे, कैरिकल, येनम जो है ये हमारे 1954 के अंदर ये जो है हमारे देश आज़ाद होने के बाद जो है ये पार्ट बने हैं हमारे, ये सारी की सारी जो थी हमारी फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि ये फ्रेंच के अंडर थी या किसके अंडर थी। पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे, कैरिकल और येनम जो है ये फ्रेंच कॉलोनीज़ थी। और पोर्टुगीज़ के अंडर जो थी हमारी दादर नागर हवेली थी, गोवा एंड दमन एंड दीव जो है ये हमारे पार्ट थे किसके, पोर्टुगीज़ के, ठीक है। और पोर्टुगीज़ आपको पता होना चाहिए ये पहले थे जो हमारे इंडियन सॉइल में आए थे, ठीक है, पहले यूरोपियन, और लास्ट में ये जो है ये दमन एंड दीव जो है 1961, गोवा दमन दीव जो है 1961 के अंदर इनको आज़ादी मिलती है, ठीक है। सो यहाँ तक जो है हमारी नेशनल मूवमेंट खत्म हो जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
ये भी चीज़ें भी पढ़ेंगे कि किस तरह से पोर्तुगीज़ आए, किस तरह से जो है हमारे यहाँ पे फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, ये पढ़ेंगे, लेकिन ये अलग पार्ट आ जाता है। लेकिन अभी तक जो है हमारा नेशनल मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब हम बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो डेली के पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? ओके, ठीक है, फिर बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।